Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about US allowing UNSC resolution on Gaza ceasefire. क्या पूरा मामला है वो समझेंगे, लेकिन इस आर्टिकल की मदद से हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में लगभग सारी चीज़ें देख लेंगे। तो इस टॉपिक की मदद से वी विल बी ट्राइंग टू कवर यूनाइटेड नेशंस विच विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। देखते हैं। तो पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखते हैं कैसे वो क्रिएट हुआ एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन लड़ा गया 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। तो वर्ल्ड वॉर वन वाज वेरी कैटेस्ट्रॉफिक। तो उसकी कैजुअलिटीज को देखते हुए, लार्ज स्केल कैजुअलिटीज को देखते हुए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड कंट्रीज came together in 1919 and they created an international organization named League of Nations with an objective कि ये लीग ऑफ नेशन आने वाले टाइम में इस तरीके के मैसिव कैटेस्ट्रॉफिक वॉर्स को प्रिवेंट करेगा। बट लीग ऑफ नेशन प्रूव्ड टू बी अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी कंट्री का उतना इंटरेस्ट था नहीं लीग ऑफ नेशन को सपोर्ट करने का। वैसे उसकी मेंबरशिप भी कम ही थी। हार्डली 42 मेंबर्स वे देयर इन लीग ऑफ नेशन विच लेटर ऑन इंक्रीज टू 58। बट बीच में फिर आपको पता है इंटर वॉर पीरियड में व्हेन जर्मनी केम अंडर रूल ऑफ हिटलर, देन स्लोली हिटलर started deliberately creating लीग ऑफ नेशन, अ वीकर ऑर्गेनाइजेशन, और धीरे धीरे फिर League of Nations proved to be a failure completely, and which culminated into World War II, that was even more catastrophic as compared to World War One. World War II was fought between 1939 to 1945. Both these wars were mainly fought on the European land. बाकी और भी दुनिया के अलग अलग जगहों पे हुआ, लेकिन यूरोपियन लैंड पे मेनली ये दोनों वॉर लड़े गए। वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड वॉर वन की तुलना में और भी ज़्यादा खतरनाक था। तो as per an estimate about 1.5 करोड़ सोल्जर्स डाइड इन वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से द वर्ल्ड कंट्रीज बिकेम मोर सीरियस अबाउट प्रिवेंटिंग सच वॉर्स, क्योंकि इस तरीके के वॉर्स अगर फ्रिक्वेंटली लड़े जाने लगे तो फिर दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ऐसा वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों को समझ आ गया। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान आपको पता है कि ब्रिटेन यूएस वेयर ऑन वन साइड, ब्रिटेन यूएस फ्रांस वेयर ऑन वन साइड, जबकि उनके साथ यूएसएसआर भी था, और दूसरे तरफ जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश थे। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उसी वक्त बीच में ही इन लोगों ने एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया कि आफ्टर द वॉर वी विल बी सेटिंग अप अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन अनलाइक लीग ऑफ नेशन। एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इस तरीके के वॉर को फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए कैपेबल होगा। तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही इन दोनों लीडर्स ने, रूजवेल्ट ने और विंस्टन चर्चिल ने, अटलांटिक चार्टर नाम का एक बेसिक प्रपोजल तैयार कर लिया था विच लेटर ऑन बिकेम बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जब एक बार वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और वहां पे फिर दुनिया के 51 देशों ने मिलकर के, जिसमें इंडिया ने भी, इंडिया को रिप्रेजेंट किया सर वीटी कृष्णाचारी ने। तो इंडिया वाज अबाउट टू गेट इट्स फ्रीडम, दैट वाज नाउ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। तो भारत की तरफ से वीटी कृष्णाचारी जी ने रिप्रेजेंटेशन दिया भारत का, और टोटल 51 कंट्रीज ने मिलकर के सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। यूएन चार्टर फाइनलाइज हुआ और साइन किया गया, और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 1945 ऑन 24 अक्टूबर। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन की तुलना में एक ज़्यादा मजबूत, और आप कह सकते हैं उसकी मेंबरशिप भी ज़्यादा वाइड की गई जानबूझ करके, ताकि वर्ल्ड वॉर टू जैसे वॉर्स को फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। विद दिस यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड इन 1945। यूनाइटेड नेशंस के अंदर आज के डेट में 193 मेंबर कंट्रीज उसके मेंबर हैं। स्टेट्स लाइक पैलेस्तीन या वेटिकन सिटी, इनको ऑब्जर्वर स्टेट मिला हुआ, ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस मिला हुआ है, अभी फुल फ्लेजेड इनको मेंबरशिप नहीं मिली है।
यूनाइटेड नेशंस का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें तो चार मेन ऑब्जेक्टिव हैं: टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप friendly relations amongst nation, international cooperation in solving international problems, and then developing economic, social, cultural harmony amongst the member countries of United Nations. कुछ एक अगर आप आर्टिकल याद कर पाए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से तो दैट वुड बी हेल्पफुल इन आंसर राइटिंग। आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर जो सैन फ्रांसिस्को में फाइनली साइन की गई, तो आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर जो है इट लेज डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन, दैट इज यूनाइटेड नेशन विल एम एट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड आर्टिकल 2 सेज कि द ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी टू ऑल इट्स मेंबर। देखिए, लीग ऑफ नेशन के फेल होने के पीछे एक कारण ये भी था कि वहां पे कुछ एक कंट्रीज का डोमिनेंस ज्यादा था। तो इस तरह की चीजें ना हो यूनाइटेड नेशंस में, कम से कम थ्योरेटिकली तो ये बात अग्री की गई। और आर्टिकल 2 उसमें डाला गया जहां पे बोला गया कि चाहे छोटा देश हो, मिलिट्रेली, टेरिटोरियली या डेमोग्राफी वाइज, इकोनॉमिकली, अगर छोटा देश भी हो तो भी किसी भी बड़े देश के बराबर की ही उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए एट यूनाइटेड नेशंस। एवरी कंट्री ऑन ओवरऑल सोवरेनिटी बेसिस पे, सोवरेनिटी सबकी बराबर है, चाहे साइज छोटा हो, नंबर लोगों के कम हो, इकोनॉमी वाइज छोटा हो, तो सोवरेनिटी के बेसिस पे एवरी वन शुड बी गिवन इक्वल स्टेटस। इस आइडिया से इंस्पायर्ड होकर के आर्टिकल 2 इंसर्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के चार्टर में। और इसी आइडिया से इंस्पायर होकर के यूनाइटेड नेशंस का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस एक ब्रॉडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई 1945 में। इसके छह प्रिंसिपल ऑर्गन्स या आप कह सकते हैं छह कंपोनेंट्स बनाए गए। 6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस वेर क्रिएटेड, जिनको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें से जो सबसे पहली और आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण वो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। यहाँ पे सारे मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, 193 मेंबर कंट्रीज। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई भी फैसला वोटिंग पे होता है, और वोटिंग के लिए हर एक कंट्री को बराबर का वोटिंग शेयर मिला हुआ है, वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री वन वोट। फिर दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में देखेंगे। अगर देखिए सारे मामलों पे इन जनरल दुनिया भर में किस तरीके से हार्मनी डेवलप करनी है, कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलप करना, उस पर जनरल असेंबली फैसला लेता है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मेनली पीस एंड सिक्योरिटी, कहीं कोई इंटरनेशनल पीस को थ्रेट हो रहा हो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट से, तो उस पे एक्शन लेता है सिक्योरिटी काउंसिल। फिर वी आर हैविंग द थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका मेन काम होता है कि बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो फिर यूनाइटेड नेशंस का ये वाला गोल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हार्मनी को डेवलप कराता है वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में। तो इकोसॉक जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये अलग अलग एजेंसीज के साथ जैसे कि एफएओ के साथ या आईएलओ के साथ, आईएमएफ के साथ कोऑपरेट करता है। ये जितनी भी एजेंसीज हैं, ये 17 एजेंसीज, इनको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, because they are not directly part of United Nations, but they have entered into an agreement with this ECOSOC, Economic and Social Council wing of United Nations, and they work for United Nations in different fields. For example, Food and Agriculture Organization वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने में काम करता है। आईएलओ वर्क्स फॉर प्रमोटिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ लेबर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये सीधे सीधे मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन के, बट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ यूनाइटेड नेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द पर्पसेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इकोसॉक जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये कोऑर्डिनेशन करता है इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ। तो इसीलिए इनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ यूएन, येट दे वर्क फॉर यूएन एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, एंड इकोसॉक वर्क्स एज ए लिंक पिन between United Nations and these specialized agencies. Then we are having Secretariat to look after day-to-day official work. That is also one principal organ of United Nations. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूनाइटेड नेशंस का जुडिशियल विंग है। तो अगर कोई एक मेंबर कंट्री यूएन का
दूसरे मेंबर कंट्री के खिलाफ केस करना चाहता है फॉर वायलेशन ऑफ एनी इंटरनेशनल लॉ, तो उस केस में आईसीजे में केस रजिस्टर किया जा सकता है। एंड देन देर इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्रिएट किया गया था ताकि दुनिया के वो सारे देश जो कॉलोनीज थे यूनाइटेड नेशंस के बनने के वक्त, उनको धीरे धीरे आज़ादी दिलाई जाए और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए, डेमोक्रेसी को डेवलप कराया जाए। तो 1994 में जो आखिरी इस तरीके की एक टेरिटरी थी पलाऊ, जब वहाँ पे भी उसको इंडिपेंडेंस मिल गया और डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टैब्लिश हो गई, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज सस्पेंडेड सिंस देन। तो 1994 से द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल इज सस्पेंडेड। तो अब बात करते हैं यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार ऐसा भी कह दिया जाता है कि यूएन इज यूएनएससी एंड यूएनएससी इज यूएन। This is sometimes said in order to reflect the significance of UNSC. Why? Because you see, यूएन का मुख्य मकसद तो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की मुख्य जिम्मेदारी इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से लाई करती है विद सिक्योरिटी काउंसिल। दैट इज वाई यू कैन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और विंग और प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएनएससी आप कह सकते हैं जिस तरीके से काम करता है, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि यूएनएससी के अंदर किसी भी वक्त 15 मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उसमें से 5 को परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है। दे आर इन शॉर्ट नोन एज P5 कंट्रीज। दीज आर यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होते हैं जिनको 2 साल के टर्म के लिए चुना जाता है बाय जनरल असेंबली। कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो उस पे फैसला वोटिंग के बेसिस पे होता है, एंड 9 कंट्रीज मस्ट सपोर्ट दैट रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू गेट एक्सेप्टेड। बट एक इसमें एक मेजर कंसर्न ये है कि ये 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, दे हैव गॉट वीटो पावर। दैट मीन्स इफ आइदर ऑफ द permanent member rejects any resolution, that resolution won't be accepted, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी 14 कंट्रीज या 14 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक भी इन 5 में से रिजेक्ट कर देता है एक रिजोल्यूशन को, तो फिर वो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इस प्रोविजन के कारण ये पांचों देशों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गया है। ये प्रोविजन लाया गया था जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था तब, कि ठीक है एवरी कंट्री शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट एट द सेम टाइम some responsible countries should be given extraordinary responsibility as well. तो 1950s में these 5 were considered to be more responsible powers, और फिर इनको दिया गया ये extraordinary responsibility कि आप लोगों की मुख्य जिम्मेदारी होगी वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। तो यूनाइटेड नेशंस में इनसे उम्मीदें थी और इसलिए इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया कि आप परमानेंट मेंबर रहेंगे यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और किसी भी रिजोल्यूशन पे आप पांचों के पास वीटो पावर है। मतलब कोई भी रिजोल्यूशन तभी एक्सेप्ट होगा जब पांचों के बीच में कंसेंसस बनेगी, और उसके अलावा 4 मेंबर कंट्रीज नॉन परमानेंट साइड से भी सपोर्ट करे। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाया गया था ताकि ये 5 बड़े देश किसी भी मुद्दे पे सोच समझ करके फैसला ले, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन ले, बिकॉज दीज वेर कंसिडर्ड टू बी द रेस्पॉन्सिबल पावर बाय द टाइम यूनाइटेड नेशंस वाज बीइंग क्रिएटेड। बट आज के डेट में ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका ठीक अपोजिट देखने को मिल रहा है। इसी यूएनएससी के अंदर दीज 5 कंट्रीज आर ऑफन सीन मिसयूजिंग देयर और अब्यूजिंग देयर वीटो पावर फॉर देयर सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जरा कुछ और फैक्ट देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए, यूएनएससी के जो भी रिजोल्यूशंस हैं वो इन जनरल नॉन बाइंडिंग होते हैं, बट अगर चैप्टर 7 के अंतर्गत यूएनएससी कोई रिजोल्यूशन पास करता है तो दैट हैज बाइंडिंग नेचर। बट वो बात अलग है कि यूएनएससी के पास किसी भी रिजोल्यूशन को फोर्सफुल तरीके से इंप्लीमेंट कराने के ऑप्शंस कम हैं। आप इसी पर्टिकुलर केस में ही देखेंगे कि यूएनएससी ने, आगे मैं आपको बताऊंगा कि करेंटली यूएनएससी ने एक रिजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट इजराइल, इजराइल ने मानने से मना कर दिया। तो यूएनएससी के पास चैप्टर 7 के अंतर्गत रिजोल्यूशन पास करने का पावर है,
बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करने का पावर है, बट उसको इन्फोर्स करने के कोई बहुत ज़्यादा तरीके हैं नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री रिमेन्स इंटैक्ट। तो जो सोवरेन नेशन है वो अपने देश की टेरिटरी में फैसला करेगा, सोवरेन जो गवर्नमेंट है वो फैसला करेगी कि उसके देश के अंदर क्या होगा और वो कैसे बिहेव करेगी। बट हाँ, यूएनएससी के पास कुछ ऑप्शंस हैं अपने रेजोल्यूशंस को इन्फोर्स कराने का। इंपॉर्टेंट लीडर्स के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दे, देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में ट्रूप्स भी भेज सकती है, आर्म्ड फोर्सेस भी भेज सकती है। बट यूनाइटेड नेशंस के पास अपनी कोई आर्म्ड फोर्स है नहीं, अपनी कोई ऑफेंसिव आर्म्ड फोर्स है नहीं। डिफेंसिव आर्म फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स डिफेंसिव आर्म है, फोर्स है ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसको तब भेजा जाता है जब कहीं दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है, पीस हो चुका है, अब उस बस पीस को ओवरसी करना है, तो वहां पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। बट यूएन का अपना कोई ऑफेंसिव फोर्स नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को ब्रिंग डाउन करना है जो पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो उसके लिए ऑफेंसिव फोर्सेस चाहिए होते हैं। ऐसा कोई फोर्स है नहीं। फॉर एग्जांपल, सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट एलिगेशंस थे कि वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स डेवलप कर रहे हैं इन इराक। फिर रिजोल्यूशन पास किया गया कि ठीक है, सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया जाएगा, उनके खिलाफ केस किया जाएगा एट यूएनएससी। रिजोल्यूशन पास हुई। फिर सवाल उठा कि इराक में फोर्सेस कौन भेजेगा। नाटो ने कहा, लेड बाय यूएस, इसने प्रॉमिस किया कि ठीक है, वी विल बी सेंडिंग आवर ऑफेंसिव फोर्सेस। तो पॉइंट इज कि यूएनएससी डज नॉट हैव इट्स ओन ऑफेंसिव फोर्सेस। तो इस कारण से यूएनएससी चैप्टर 7 के अंतर्गत बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास तो कर सकता है, बट वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन को इन्फोर्स करने के बहुत सारे ऑप्शंस कुछ है नहीं यूएनएससी के पास। नाउ कम टू द इशू ऑफ मिसयूज ऑफ वीटो पावर। मिसयूज होता रहता है वीटो पावर का। उम्मीदें थी कि ये 5 देश रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस पावर का इस्तेमाल करेंगे, बट वो अपने वेस्टेड सेल्फिश इंटरेस्ट से इस्तेमाल करते हैं इसका। फॉर एग्जांपल, रसिया और यूक्रेन वॉर, अब उसके 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, बट उस पे इतने सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए, बूचा मसैकर हुआ, यूएनएसए कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि जब भी कोई रिजोल्यूशन लाया जाता था यूक्रेन के ऊपर, या लाया जाता है अभी भी यूक्रेन वॉर के ऊपर, रसिया उसको वीटो कर देता है। सिमिलरली सीरियन सिविल वॉर, सीरिया के अंदर बशर अल असद और वहाँ पे एक उनकी अपोजिशन फोर्सेस फ्री सीरियन आर्मी के बीच में कई सालों से लड़ाई चल रही है। ये सीरियन सिविल वॉर और यमन सिविल वॉर, इनको लिंक करके आप देखिए अरब स्प्रिंग से। हम लोगों ने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के दौरान इनको रिवाइज किया था। तो अरब स्प्रिंग that started in Tunisia 2010 ultimately reached to Syria and Yemen by 2011। बट पिछले 10-12 सालों से यहाँ पे सिविल वॉर चल ही रहा है, और यहाँ पे इस वॉर को लेकर के यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रही। येमेन के अंदर हुती सियास आर रेबेलिंग एंड यूजिंग वायलेंस अगेंस्ट द सुन्नी गवर्नमेंट। यूएनएससी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि दोनों जगहों पे एक तरफ रसिया और चाइना हो जाते हैं अपना वीटो पावर इस्तेमाल करने के लिए, दूसरी तरफ यूएस, यूके और फ्रांस हो जाते हैं। सेम इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। आपको पता है हाल फिलहाल में अक्टूबर महीने में 2023 में हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, कई सारे हॉस्टेजेस भी बना लिए, इजरायली हॉस्टेजेस। फिर इसराइल ने काउंटर अटैक करना शुरू किया, बम्बार्डिंग करनी शुरू की पैलेस्तीन के गाजा वाले रीजन में। अभी हमास को इससे कितना इम्पैक्ट हो रहा है वो तो पता नहीं, बट जो सिविलियन पॉपुलेशन है गाजा की, उनको तो काफ़ी सारा डिवास्टेशन झेलना पड़ा। बॉम्बार्डिंग के कारण स्कूल्स, हॉस्पिटल सब डिवास्टेट हो गया, खाने की दिक्कतें हो गई। तो एक सीवियर रेफ्यूजी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। लेकिन उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे यूएनएससी में एक रिजोल्यूशन पास करना होगा। और रिजोल्यूशन बार बार इसराइल को रोकने के लिए कि भैया अब रुक जाओ, तुम जो बॉम्बिंग कर रहे हो उससे हमास को नुकसान कम हो रहा है, ज़्यादा नुकसान हो रहा है सिविलियन पॉपुलेशन को, रुक जाओ। लेकिन इसराइल रुक नहीं रहा। और रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर रिजोल्यूशन पास करना होगा। जब भी ऐसा कोई रिजोल्यूशन प्रपोज किया जाता है तो यूएस उसको ब्लॉक कर देता है, बिकॉज यूएस इज अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ इसराइल। इसराइल इज नोन एज यूएस चेक पोस्ट इन वेस्ट एशिया। तो ये सब देखने को मिल रहा है मॉडर्न टाइम्स में। उम्मीद की गई थी कि ये 5 देश रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेंगे, बट दे आर यूजिंग देयर एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर एट यूएनएससी विद सेल्फिश नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट। यही कारण से यूनाइटेड नेशंस के 75वें साल जब पूरे हुए साल 2020 में,
तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टूडेज चैलेंजेस विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आउटडेटेड स्ट्रक्चर से उनका मतलब है यूएनएससी, कि इसका स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है। मतलब 1950s में रिस्पॉन्सिबल कंट्री होंगे, लेकिन आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, otherwise UNSC will face crisis of confidence, and we need a reformed multilateralism that reflects today's reality। तो आज की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हुए यूएनएससी के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, ऐसा इंडिकेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच के दौरान। बेसिकली इंडिया हैज बीन आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और एक्सपेंशन में सबसे पहले भारत को वहां पे मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ऐसा इंडिया का आर्ग्यूमेंट है। क्यों आर्ग्यूमेंट है? इंडिया के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं व्हाई इंडिया शुड बी गेटिंग मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट मेंबर। भारत फाउंडिंग मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है इंडिया की, वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन पीपीपी बेसिस। जनसंख्या के नजरिए से देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज नाउ वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की जो सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज, उसको तो रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए ना। 1/6 पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो यू आर शटिंग डाउन डोर टू अ लार्ज चंक ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारा काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रहता है, स्पेशली इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। इंडिया हैज़ बीन लीडर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, कोल्ड वॉर के टाइम में नैम, मौजूदा टाइम में इप्सा एंड ऑल। दोहा डिक्लेरेशन एट WTO विच was mainly proposed keeping interest of developing countries in mind, उसका लीडर भारत रहा है दोहा डिक्लेरेशन के लिए। इंडिया हैज बीन रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, बट एट द सेम टाइम हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट क्लियरली सेज कि वी हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन फॉर आवर ओन डिफेंस, नॉट टू थ्रेटन एनीवन। एट द सेम टाइम हमने ये भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है कि वी वॉन्ट बी यूजिंग न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनके अगेंस्ट तो हम न्यूक्लियर वेपन का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें बताती हैं कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और मौजूदा टाइम की रियलिटी तो ये कहती है कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया को मेंबरशिप मिल भी जाती, 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं उनमें से 4 तो अग्री कर रहे हैं कि इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट चाइना हैज बीन ऑब्स्ट्रक्टिंग इंडियाज एंट्री टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट मेंबर। भारत का कहना है कि यार हमें दे दो एंट्री, हम 15 साल तक वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिया हैज मेड दिस कमिटमेंट ऑल्सो, येट चाइना इज नॉट अग्री। इंडिया ने कई सारी स्ट्रैटेजी भी अपनाई है यूएनएससी के अंदर भारत की एंट्री एज ए परमानेंट मेंबर कराने के लिए। एक G4 ग्रुपिंग बनाया है इंडिया ने। G4 में 4 देश, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, ये मिल करके दे आर पुशिंग फॉर रिफॉर्म्स एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। G77 प्लेटफॉर्म, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, G77 ग्रुप है, जब बना था तो 77 कंट्रीज थे इसके अंदर। नाउ द मेंबरशिप हैज इंक्रीज्ड अप टू 134। अभी भी इसको G77 ही कहते हैं। सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले, वो सब इसके मेंबर है G77 के। उसका लीडर है इंडिया, और G77 के प्लेटफॉर्म पे इंडिया पुशेस द आइडिया ऑफ रिफॉर्म एट यूएनएससी। तो ये सब तरीके हो रहे हैं, अपना रहा है इंडिया यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट पाने के लिए। फायदा क्या होगा यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल गई तो? इट इज ए साइन ऑफ पावर। पावर प्रोजेक्शन का एक इंपॉर्टेंट जरिया है। देखिए, इफ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज ए ग्लोबल लीडर, ग्लोबल पावर, then you must ensure your membership at important clubs across the world, important ऑफिसेस, ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट हमारी नहीं है, ये हमारे पावर प्रोजेक्शन को डिमिनिश करता है। उसके अलावा चाइना जैसे देश हैं यूएनएससी के अंदर और हम नहीं हैं, तो चाइना कोई ऐसा प्रपोजल ना पास करवा दे जो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, फॉर एग्जांपल कश्मीर मुद्दे पे या किसी और इस तरीके के मुद्दे पे। भारत के जो इंटरनल मैटर्स हैं वो कभी कभार यूएनएससी में डिस्कस हो जाते हैं, जैसे कश्मीर का मुद्दा है, सीए का मुद्दा एक बार डिस्कस हुआ। भारत के लिए हमेशा एक वल्नरेबिलिटी बनी रहती है कि इंडियाज इंटरनल मैटर्स माइट बी डिस्कस्ड, देयर माइट बी सम रिजोल्यूशन एट यूएनएससी अगेंस्ट इंडिया ऑन सम सेंसिटिव इंपॉर्टेंट इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया।
तो अगर हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल गई तो हम भी फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो परमानेंट मेंबरशिप के लिए हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, बट कुछ चैलेंजेस हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं। सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, एक ग्रुप बनाया है बाकी कंट्रीज ने मिलकर के जिसका नाम है कॉफी क्लब। जैसे कई सारे देश हैं, उसमें पाकिस्तान भी है, इन लोगों ने मिल करके एक ग्रुप बना दिया। अर्जेंटीना है, तो इटली है, इन्होंने मिल करके ग्रुप बना दिया है कॉफी क्लब, जिनका पर्पस है G4 को काउंटर करना। ठीक है, अभी पाकिस्तान को पता है कि उसको तो एंट्री मिल नहीं सकती, अर्जेंटीना को पता उसको मिल नहीं सकती, तो वो क्या कर रहे हैं, अर्जेंटीना ब्राजील को रोकने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस चक्कर में इन्होंने एक काउंटर क्लब बना दिया, कॉफी क्लब। उसके अलावा एक मेन जो रेजिस्टेंस है वो है चाइना एट यूएनएससी। अब चाइना एक P5 कंट्री है, और यूएन के अंदर नियम क्या है, यूएनएससी आर्टिकल नंबर 108 एंड 109 ऑफ यूएन चार्टर कहता है कि अगर यूएनएससी के अंदर मेंबरशिप एक्सपैंड करनी है ऑफ परमानेंट मेंबर्स, तो इन P5 कंट्रीज का कंसेंसस होना जरूरी है। अब ये एक समस्या हो जाती है, तो यहाँ पे भी मेंबरशिप एक्सपेंशन के लिए भी चाइना के पास वीटो पावर है। तो चाइना कभी ये होने नहीं देगा, बिकॉज आर्टिकल 108 एंड 109 आस्क फॉर कंसेंसस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है ज़्यादातर देशों का। हिस्टोरिकली हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, हम कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, बट एलिगेशंस लगते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम में आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला रहे थे, यानी कि आप एक इनडिसाइसिव कंट्री हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पे आपका कोई स्टैंड नहीं होता। तो देखिए, नॉन अलाइनमेंट हम लोग नॉन पार्टीशनशिप की तरह या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरह देखते हैं, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट वाज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन दैट यू पीपल वेयर इनडिसाइसिव। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, सोचने की काबिलियत नहीं, इस तरीके से नॉन अलाइनमेंट को प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। और उसके अलावा इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और उसके बाद 1974 में वो किया, फिर पोखरण 2 किया हमने 1998 में ऑपरेशन शक्ति। तो जिस कारण से क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, हम कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है पीपीपी बेसिस पे, लेकिन एचडीआई में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम काफी पीछे हैं। उसको प्रोजेक्ट करके बोला जाता है कि नो, यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ। ह्यूमन राइट इश्यूज उठाए जाते हैं, पाकिस्तान टर्की जैसे देश अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एलिगेशन लगाते हैं इंडिया के ऊपर कि वी वायलेट माइनॉरिटी राइट्स। हम लोग ट्रूप कंट्रीब्यूशन तो करते हैं यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग फोर्सेस में, बट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हमारा यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी कम है। इस कारण से भी इंडिया की मेंबरशिप को नुकसान पहुंचता है, पॉसिबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी एनालिसिस हो गई रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस एंड मेनली अबाउट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब करंट मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि कैसे गाजा रीजन में लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इसराइल, और कई दफ़ा वहां पर रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई इसराइल को रोकने के लिए, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज लाया जाए गाजा बॉम्बिंग के ऊपर, बट यूएस उसको ब्लॉक करता रहा है। बट अब एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है 25 मार्च को, रिजोल्यूशन नंबर 2728, ये रिजोल्यूशन नंबर याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इट वाज अडॉप्टेड एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, which aimed at asking Israel to have immediate ceasefire on bombing, टेम्पोररी बट इमीडिएट। खासकर अभी जब ये रोजा का महीना चल रहा है, तो अब कम से कम अभी कुछ दिनों के लिए तुम बॉम्बिंग बंद करो, इमीडिएट सीज फायर करो। तो इसराइल ने पब्लिकली मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। इसराइल स्टेटेड पब्लिकली दैट इट विल कंटिन्यू इट्स मिलिट्री एक्शन। सो दैट्स क्लियरली प्रूव्स कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबरशिप लेना और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी मैंडेट को मानना सोवरेनिटी के ऊपर कोई खतरा नहीं है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, अभी जब तक हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, डब्ल्यूटीओ के कोई भी नियम अगर हम मान रहे हैं, वो हम तभी तक मान रहे हैं जब तक हमारी मानने की इच्छा है। हम चाहे तो मना भी कर सकते हैं नहीं करना। So basically, becoming member of any international organization does not limit our sovereignty. That is clearly seen in this particular case also. Israel is part of United Nations, but Israel has clearly refused to accept the resolution number 2728, which asks for immediate ceasefire. बट एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएस ने इस सीज फायर रिजोल्यूशन पे एब्सटेन कर दिया, इसको वीटो करने के बजाय। ये एक इंटरेस्टिंग बात रही है, क्योंकि नॉर्मली यूएस से उम्मीद की जाती है, यूएस हमेशा कैसे वोट करता है, इसराइल के फेवर में वोट करता है और वीटो पावर लगा देता है। इस बार उसने एब्सटेन कर लिया है।
तो ये एक यूएस के पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इजराइल में चेंज की तरह देखा जा रहा है। इस चेंज के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो एक बड़ा कारण बताया जा रहा है यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब अमेरिका के अंदर लोग भी धीरे धीरे इजराइल को कंडेम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बॉम्बार्डिंग कर रहा है इजराइल नाउ, कॉमन masses of US, they also have started developing some kind of differences with respect to Israel's action in Gaza. तो कॉमन पब्लिक का आप कह सकते हैं सेंटीमेंट झलक रहा है यूएस के इस एब्सटेन होने में। दूसरा, अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं यूएस के अंदर, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का भी इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा यूएस को अपने टाइज भी तो बैलेंस करने अपने बाकी वेस्ट एशियन पार्टनर से, खासकर सऊदी अरबिया और यूएई के साथ। तो सऊदी अरबिया और यूएई भी अब धीरे धीरे काफी नाराज हो रहे हैं इजराइल से कि यार इतने महीने हो गए बॉम्बिंग के, 6 महीने से तुम बॉम्ब ही मारे जा रहे हो, कब रुक जाओ। सो नाउ दैट इज वाई यूएस इज अंडर काइंड ऑफ प्रेशर। डोमेस्टिक प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, और जो इंटरनेशनल अलाइज हैं उसके वेस्ट एशिया में, उनकी तरफ से प्रेशर है। दैट इज वाई परहैप्स यूएस हैज चेंज इट्स स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू इसराइल इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दिस इज द बोर्ड वर्क। वर्ल्ड वॉर वन लड़ा गया, फिर लीग ऑफ नेशन बना, फिर वर्ल्ड वॉर टू बना, उस वर्ल्ड वॉर टू हुआ, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, यूएनएससी, सेक्रेटेरिएट, आईसीजे, इकोसोक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। महत्वपूर्ण है यूएनएससी। 15 मेंबर कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट हैं जिनके पास वीटो पावर है। यूएन के 2 महत्वपूर्ण चार्टर हैं। आर्टिकल 1 मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर बात करता है। आर्टिकल 2 इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा पीसफुल मीन्स से, ऐसी बातें करता है। यूएनएससी सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनएससी का कोई भी रेजोल्यूशन अगर चैप्टर 7 के अंतर्गत पास होता है तो वो बाइंडिंग होता है। प्रॉब्लम है मिसयूज ऑफ वीटो पावर का। दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न सीन दीज डेज। रशियन वॉर ऑन यूक्रेन, सीरियन सिविल वॉर, येमन सिविल वॉर, गाजा बॉम्बिंग, यहाँ पे देखा जा सकता है मिसयूज ऑफ वीटो पावर बाय दीज 3-5 कंट्रीज। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75th ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस पे कहा कि यूएनएससी इज टर्निंग आउट टू बी एन आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ 21st सेंचुरी। और उन्होंने कहा कि भारत को मिलनी चाहिए मेंबरशिप एज ए परमानेंट मेंबर। कई सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं भारत के फेवर में कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन एंड ऑल, बट परमानेंट सीट मिलने में क्या, भारत ने परमानेंट सीट मिलने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो G4 बनाया है। भारत ने यह भी कहा है कि वी वॉन्ट बी यूजिंग वीटो पावर फॉर फर्स्ट 15 ईयर्स, बट मेन इंपेडिमेंट है कॉफी क्लब एंड चाइना। आर्टिकल 108 एंड 109 ऑफ यूएन चार्टर सेज कि P5 कंट्रीज जब तक कंसेंसस से ना एग्री करें तब तक यूएनएससी की मेंबरशिप एक्सपैंड नहीं हो सकती। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2015 में विथ रिस्पेक्ट टू यूएनएससी कि क्या इंपेडिमेंट्स हैं भारत की मेंबरशिप को लेकर के। मैंने यहाँ पे आंसर ना लिख करके फ्लो लिखा है कि किस फ्लो में आपका आंसर होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए नए आंसर लिखना शुरू किया है वो एक बार इसको पढ़ लीजिए हिंट्स को। ये आंसर नहीं है, एक थोड़ा सा हिंट्स है, इसको बस पढ़ करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और ये क्वेश्चन को आप पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं एसपीएम स्टूडेंट्स फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स टेररिज्म। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा है, या आपको लगभग 1823 करोड़ का टैक्स भरना है। अब कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स कह रहे हैं कि ये गलत बात है, आपको इलेक्शन के टाइम में ही आप हमसे टैक्स की जबरदस्ती वसूली कर रहे हो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टैक्स टेररिज्म, ऐसा वो कह रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि ये जो डेवलपमेंट है दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कांग्रेस पार्टी को ये मिला नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो क्या कह रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट इज द वर्ड दैट हैज कम इन द न्यूज़पेपर, द वर्ड टैक्स टेररिज्म। तो इसी कारण से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। समझते हैं वर्ड टैक्स टेररिज्म है क्या। ठीक है, टैक्स टेररिज्म सिंपली मीन्स undue, unfair, extraordinary misuse of power by tax authorities, sometimes using legal or sometimes using extra legal means in order to extract tax proceeds। तो टैक्स वसूली के चक्कर में सरल भाषा में कहें तो जब टैक्स अथॉरिटीज टैक्स पेयर्स को हरास करने लगते, इस एक्टिविटी को कहा जाता है टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, जैसे वोडाफोन केस, द मोस्ट क्लासिक केस। वोडाफोन को कुछ कैपिटल गेन टैक्स भरना था, तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वोडाफोन के फेवर में सुनाया कि ऐसा कानून नहीं है, इसलिए वोडाफोन को टैक्स नहीं भरना होगा। फिर सरकार ने क्या किया,
कानून को बदल दिया इन रेट्रोस्पेक्टिव मैनर इन ऑर्डर टू कलेक्ट टैक्सेस। सो वोडाफोन केस के कारण भारत की बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई कि भारत अपनी टैक्स पॉलिसीज को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से पुराने डेट से जाकर के बदल देता है। आपको पता है कि सिविल मैटर्स में या सिविल लॉ कैन बी चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली, क्रिमिनल मैटर्स का नॉट। तो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लॉ में बदलाव करके वोडाफोन से टैक्स क्लेम किया गया। तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टैक्स टेररिज्म। और कुछ साल पहले की बात है, सीसीडी के ओनर वीजी सिद्धार्था कमिटेड सुसाइड। उन्होंने लेटर में लिखा कि ही इज बीइंग अनड्यूली हैरास्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड दैट इज व्हाई ही इज कमिटिंग और टेकिंग दिस एक्सट्रीम स्टेप। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स टेररिज्म। एक बड़ा एग्जाम्पल या बड़ा इशू आता है हाल फिलहाल में रिगार्डिंग एंजल टैक्स बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का क्या रहता है कि दे आर अनलिस्टेड कंपनीज। अब स्टार्टअप ने मान लीजिए कहीं से फंड उठाया 100 करोड़ का, और उसके बदले में 10% अपने शेयर दे दिए उस इन्वेस्टर को। अब टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि हमारे हिसाब से आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ 500 करोड़ की है, बट आपने 100 करोड़ फंड उठाया 10% शेयर के बदले, यानी कि आपने भाव लगाया है अपनी कंपनी का ओवरऑल 1000 करोड़, बट हमारे हिसाब से आपकी कंपनी है सिर्फ 500 करोड़ की। तो बेसिकली हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से, अब क्या टैक्स अथॉरिटीज एस्टिमेशन लगाते हैं, हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से 500 करोड़ का 10% 50 करोड़ होता है। तो 10% शेयर जो आपने बेचा है उसके बदले में आपको 50 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, बट आपने 10% शेयर के बदले में ले लिया है 100 करोड़। आपने जो भाव लगाया है इन्वेस्टर के सामने वो है 1000 करोड़ की कंपनी, जब हमारे हिसाब से वो 500 करोड़ की ही कंपनी है। आपको मिलना चाहिए था 50 करोड़, आपने ले लिया है 100 करोड़। तो यानी कि आपको 50 करोड़ का हुआ है कैपिटल गेन। अब इस पे आप भरिए कैपिटल गेन टैक्स। इस तरीके के कई सारे स्टार्टअप्स इस तरीके के प्रॉब्लम झेल रहे हैं। और स्टार्टअप्स कहते हैं कि सर आपको कैसे पता कि मेरी कंपनी का वैल्यू 500 करोड़ होना चाहिए। अब फिर टैक्स अथॉरिटीज कहते हैं ये देखो मार्केट नियम के हिसाब से ऐसा। स्टार्टअप कहता है सर हमारे हिसाब से ऐसा। अब किसकी सुनेंगे? टैक्स अथॉरिटीज के पास पावर है। तो मुद्दा यह है, सरल भाषा में कहें तो एंजल टैक्स एक बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अनरीजनेबल असेसमेंट ऑफ एंजल टैक्स बाय टैक्स अथॉरिटीज बीइंग क्लेम्ड ओवर स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप कल्चर को रिस्ट्रिक्ट करने में एक बड़ा फैक्टर इमर्ज होता जा रहा है। ये बाइजूस वगैरह ये सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर्स, बाइजूस एंड ऑल, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम आल्सो, एंजल टैक्स का। तो ये सब कुछ एग्जांपल हो सकते हैं टैक्स टेररिज्म के। टैक्स टेररिज्म से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो सरकार एक प्लेटफॉर्म लेकर के आई जिसका नाम है ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म की मदद से अब क्या किया जाता है कि जो भी असेसमेंट है टैक्स का या टैक्स से रिलेटेड जो भी नोटिस वगैरह है या अपील है, सब कुछ फेसलेस तरीके से होना चाहिए। टैक्स अथॉरिटी या कोई भी टैक्स ऑफिसर आपको डायरेक्ट आकर के फेस टू फेस नहीं मिलेगा। द पॉइंट इज, आपको कोई भी नोटिस आएगा तो एक टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा, आप जवाब दें तो आप ऑनलाइन जवाब दें। आपको डायरेक्टली फेस टू फेस किसी भी एक पर्टिकुलर ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है, एज पर दिस ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। उसके अलावा एक टैक्स पेयर चार्टर लाया गया बजट 2020-21 में, कि टैक्स पेयर चार्टर मतलब राइट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स, कि अगर आप ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स पेयर चार्टर सेज कि आईटी डिपार्टमेंट विल ट्रीट एवरी टैक्स पेयर एज ऑनेस्ट अनलेस देयर इज ए रीजन टू बिलीव अदरवाइज। और टैक्स पेयर से भी एक्सपेक्टेशन है कि दे विल रिमेन ऑनेस्ट एंड कंप्लाई विद द रूल्स। उसके अलावा स्टार्टअप्स को रिलीफ देने के लिए हाल फिलहाल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक ऑर्डर इशू किया कि कोई भी टैक्स अथॉरिटी एंजल टैक्स के लिए स्टार्टअप्स को परेशान नहीं करेंगी इफ दैट स्टार्टअप हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। यह बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक टैक्स टेररिज्म होता क्या है, 3 केसेस दे दिए, क्या स्टेप्स लिए गए इसको एड्रेस करने के लिए। ये इसके बेसिस पे मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके के। ये क्वेश्चन मैंने खुद बना के दिया है, पहले कभी आया नहीं है, बट हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए। इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कीजिए, जो भी डिस्कशन किया हमने उसके बेसिस पे। थोड़ा सा चाहिए तो हिंट्स भी देख सकते हैं आप, एंड सबमिट द आंसर ऑन द पोर्टल एसपीएम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, शॉर्ट में कहते हैं जी ई मार्केट प्लेस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पहले होता क्या था, सरकारी ऑफिसेस में एक करप्शन का तरीका कैसा होता था पहले।
कुछ लोग करते थे ऐसा काम। मान लीजिए कि एक सरकारी ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, यहाँ पे स्टेशनरी चाहिए, कागज कलम चाहिए, ये सब चाहिए, कुछ कुछ दिनों में तो चाहिए होता है। अब जो ऑफिस के बड़े बाबू हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो किसी स्टेशनरी वाले को बुलाते थे, बोलते थे यार देखो 500 कॉपियां ले आओ, 500 नोटबुक ले आओ, पेन ले आओ, ये सब दे दो, और पैसा पेमेंट करते थे। बीच में कुछ जरूर, इसको कहते हैं किकबैक, लेन देन हो जाता था कि देखो हम तुमको इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, 2 लाख का ऑर्डर दे रहा है तो 50,000 मेरा, राइट। किकबैक इसको कहते हैं, ब्राइबरी कहते हैं। सो these things were happening earlier in procurement of items by government offices. इस चीज को एड्रेस करने के लिए फिर एक पोर्टल बना दिया गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। अब कैसा है कि हर एक सरकारी दफ्तर के लिए नियम है कि उसको जो कुछ भी प्रोक्योर करना है, उसके रिक्वायरमेंट उस पोर्टल पे डालें, और उस सामान के जो भी सप्लायर्स हैं वो फिर बिड फाइल करेंगे। तो सारे स्टेशनरी वाले पोर्टल पे देखते रहेंगे कि किसी सरकारी दफ्तर से स्टेशनरी का डिमांड आया है क्या। तो डिमांड आएगा तो फिर वो अपना अपना बिड डालेंगे कि मैं इतने सामान, इतनी कॉपियां, इतने पेन 1.5 लाख रुपए में दूंगा, कोई बोलेगा मैं 1,20,000 में दूंगा। जो सबसे सस्ता देगा, बढ़िया देगा, उसी को बिड अप्रूव किया जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल की मदद से एक डिजिटलाइज सिस्टम बना दिया गया इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट बाई गवर्नमेंट ऑफिसेस। इस पोर्टल को बनाया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स ने, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इसके तरह इस पोर्टल की मदद से, जीईएम पोर्टल की मदद से करप्शन को कर्ब किया जाता है इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो दिस इज ए वेरी क्लासिक एग्जांपल। जो आपका एथिक्स पेपर है उसमें चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में एक टॉपिक भी है, हाउ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, and in that process it helps in curbing down corruption. तो this is a very good example कि टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी डेवलप किया जा रहा है और करप्शन को कर्ब डाउन किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड करंट न्यूज, अगेन करंट न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट। पिछले साल 4 लाख करोड़ का सामान प्रोक्योर किया गया है। तो आर्टिकल कहता है कि दिस शोज कि हाउ गुड और रोबस्ट दिस पोर्टल हैज डेवलप्ड इनटू। 2015 से लाया गया, अब सारे के प्रोक्योरमेंट सारे के सारे इसी से होते हैं। न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि आप इसका एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बोर्ड वर्क सीधा सीधा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। अमृत मिशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अमृत मिशन 2015 में लॉन्च किया था भारत सरकार ने। इसका मुख्य मकसद है कि कुछ एक अर्बन सिटीज, अर्बन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जैसे कि उनका वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, सेप्टेज मैनेजमेंट, इन सबको डेवलप किया जाए। तो अमृत मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर और स्टेट मिलकर के चलाते हैं, बट ओवरऑल इसको रन करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अमृत मिशन के अंदर बेसिकली फोकस किया जाता है रेट्रोफिटिंग। मान लीजिए कि बस स्टैंड बना हुआ है ऑलरेडी, अब पूरा बस स्टैंड तोड़ करके नया नहीं बनाएंगे, उसी बस स्टैंड को थोड़ा सा और डेवलप कर देंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल बना देंगे, स्पेसियस बना देंगे। सीवेज सिस्टम है तो पूरा का पूरा ब्लॉक करके नया नहीं बनाया जाएगा। रेट्रोफिटिंग मतलब उसी को थोड़ा सा और बेहतर कर देंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ अमृत मिशन। इसकी तरह इस अमृत मिशन पे भी सीधा सीधा प्रश्न आने की उम्मीद कम है, बट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी प्रश्न आ जाए तो अमृत मिशन का आप जिक्र कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आईएफडी से संबंधित तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। यूएसए नहीं, चाइना लेड ये प्रपोजल है, अग्रीमेंट, और अभी ये प्लूरीलैटरल है, मल्टीलैटरल बना नहीं, और इंडिया इसका मेंबर है नहीं। H1N1 is associated with swine flu. That's all from our side for today. Thanks for watching.